गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म में हमने ये देखा था कि टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं या टू प्रोसेसेस को इंक्लूड करके हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वहाँ पर हमने लिया था एनाबॉलिज्म और सेकेंड क्या लिया था, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो इसको कंसिडर किया था दीज आर सम टोटल ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। यहाँ पर क्या हो रहा था, कोई भी स्मॉलर सब्सटेंसेस थे, कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे बॉडी के अंदर या लिविंग बीइंग के अंदर, तो उनसे क्या हो रहे थे, स्मॉलर वन से हमारे या सिंपलर वन से हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से कैटाबॉलिज्म को हमने कंसीडर किया था, तो ये क्या थी, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस थी, यानी किसी का जस्ट अपोजिट जो भी फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर वंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, देन एनाबॉलिज्म को अगर हम कैटाबॉलिज्म से डिफरेंशिएशन के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, हमारी रिलीज होगी। जो भी हमारी बॉडी में फॉर्मेटिव रिएक्शंस होंगी या फॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनकी मदद से क्या है, हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और बॉडी में जहाँ पर भी सडन एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर हमारी बॉडी में जो भी प्री स्टोर्ड केमिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर वंस में कन्वर्ट करके यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज के लिए क्या है, कैटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है। देन फर्दर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमर्स का बनना। पॉलीमर्स का बनना लाइक अगर हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, सिंपलर फॉर्म प्रेजेंट है, तो इनसे क्या है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पर पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है या पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होगी वो क्या आएगी, हमारी एनाबॉलिज्म की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम ले सकते हैं अगर जो है ग्लूकोज है वो फर्दर किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक्टिविटी भी क्या कहलाती है, हमारी एनाबॉलिज्म की कैटेगरी में आएगी। देन फर्दर हमने एग्जांपल में यहाँ पर देखा था डाइजेशन की एक्टिविटी या रेस्पिरेशन की एक्टिविटी, जहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो रहा था। ये हमारी क्या थी, कैटाबॉलिज्म की रिएक्शंस थी। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट जैसे कि हमारे पास अगर प्रोटीन्स हैं और वो कन्वर्ट होके फर्दर अमीनो एसिड्स बन रही हैं या फिर फैट्स का ब्रेकडाउन होना, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में, तो ये एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, हमारी कैटाबॉलिज्म के अंडर में आएंगी। फर्दर जो हम नेक्स्ट लाइफ यहाँ पर आपकी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर कर रहे थे, थर्ड हमने लिया था रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स, यानी कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी जैसी नेक्स्ट जनरेशन को फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस by which living beings produces young ones of their own kind। ठीक है, अपनी जैसी नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस किसी भी लिविंग बीइंग्स में होती है वही हमारी क्या कहलाती है, सिंपली रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन में अगर हम फर्दर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अर्थ पर बनाए रखने के लिए अगर रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं होगी तो एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि किसी भी स्पीशीज की हम बात करें तो वो पूरी तरीके से एक्सटेंट हो जाएगी। तो उनकी मेंटेनेंस को अर्थ पर बनाए रखने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है। और रिप्रोडक्शन को भी फर्दर हम लोग
टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, सेकंड हम लोग लेते हैं सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज हैं, बट हम लोग क्या है कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसा है, ये यूरी पेरेंटल है, मतलब यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। जनरली बाई पेरेंटल है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कई बार यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हो सकते हैं, यानी एक ही बॉडी पर दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तब उस केस में क्या है पेरेंट सिमिलर रहेगा मगर टू सेपरेट सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देन फर्दर एसेक्सुअल की कैटेगरी में हम लिखते हैं नो गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इन्वॉल्व। ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, गैमीट का फॉर्मेशन भी पाया जाना है एंड ऑल्सो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी यहाँ पर होगा। ठीक है, फर्दर फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग अगर आगे नेक्स्ट अगर डिफरेंसेस कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्लोन कंसीडर किए जाते हैं, क्लोन ऑफ देयर पेरेंट ऑर्गेनिज्म। क्लोन्स हैं, इसका मतलब क्या है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि एक्सटर्नल बॉडी व्यू जो भी एक्सटर्नली उनके कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसमें, प्लस जेनेटिकली यानी जीन लेवल पे अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। ठीक है, क्लोन ऑफ देयर ओके मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, बट यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो नेक्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट पाया जाएगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या कह सकते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के टोटली ये पेरेंट्स के लिए ये क्या है, टोटली आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, फिर फर्दर एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा टाइप ऑफ सेल डिवीजन पाया जाना है, बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो हमेशा सेल डिवीजन की एक्टिविटी के थ्रू होगी, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन यहाँ पर पाया जाता है वो क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट। जबकि इस वाले केस में क्या होता है, माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस, या हम कह सकते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस पहले हम मियोसिस देख लें, तो मियोसिस कहाँ पर पाया जाएगा, जब इन बॉडी में गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, गैमीट्स का मतलब है ह्यूमन बीइंग की गैमीट्स जैसे कंसीडर करते हैं, मेल्स में ह्यूमन बीइंग की गैमीट्स कंसीडर करते हैं स्पर्म, फीमेल्स में कंसीडर किया जाएगा ओवम। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स के लिए गैमीट्स कंसीडर कर रहे हैं तो मेल्स में होंगे पोलन ग्रेन, फीमेल्स के लिए हम उसको एग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन भी पाया जाना है, मियोसिस भी। मियोसिस कब पाया जाना है, गैमीट फॉर्मेशन की एक्टिविटी के ड्यूरेशन पे, और जो माइटोसिस है वो क्या है, जब जाइगोट टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, यानी कि जब हमारा एक फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है तो हम जानते हैं एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, नेचर में डिप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें हाफ मेल के क्रोमोसोम्स हाफ फीमेल के क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि जितने पूरे टोटल
क्रोमोसोम नंबर्स होने चाहिए उतने प्रेजेंट होते हैं, बट ये जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो बाद में जब इनमें सेल डिवीजन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनती हैं वो एम्ब्रियो फॉर्म होती हैं। और इस वाली एक्टिविटी में जो हम सेल डिवीजन देखते हैं वो सेल डिवीजन कौन सा होता है आपका, माइटोसिस टाइप का। फर्दर फिर हम लोग एग्जाम्पल्स ले लें, तो एग्जाम्पल्स एसेक्सुअल में एग्जाम्पल्स हमारे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और भी बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में जो होंगे वो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म होंगे, लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी तरीके के हमारे मैमल्स हैं, एव्स हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सब में क्या पाया जाना है, हमारा सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाना है। ठीक, देन फर्दर अब हम लोग बात कर रहे थे इनको लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, और अगर हम रिप्रोडक्शन को कंसीडर करें तो इट इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका ग्रोथ को हमने देखा था कि एक्सट्रिंसिक टाइप की जो ग्रोथ होती है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स में आती हैं, जबकि जो हमारी ये इंट्रिंसिक ग्रोथ थी जहाँ पे सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हो रहा था, यानी कि सेल की ग्रोथ उनके प्रोटोप्लाज्म में चेंजिंग्स होने की वजह से या सेल डिवीजन की एक्टिविटी की वजह से हो रही थी, तो वहाँ पर हम ग्रोथ को क्या कह रहे थे कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। मगर यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ थी या जहाँ जो एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कारण हो रही थी वो क्या थी, इंट्रिंसिक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। इसी तरीके से हमने क्या लिया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या है, हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स है। तो क्या रिप्रोडक्शन किसी नॉन लिविंग में भी पाया जाता है? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं शो करता है। फिर भी हमने इनको नॉन डिफाइनिंग की कैटेगरी में रखा है, जस्ट बिकॉज रीजन क्या आता है यहाँ पर, बिकॉज ये क्या है, समटाइम्स एब्सेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कई बार ये एब्सेंट पाया जाता है, जैसे कि कहाँ पर, तो इसके लिए हमें एग्जांपल दिया है सबसे पहले स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन कपल्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है, बट फिर भी उनमें बाकी जितनी लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे, बल्कि इनमें क्या है, अगर कुछ किसी भी रीजन से हार्मोनल डिसबैलेंस या किसी भी रीजन से स्टेरिलिटी पाई भी जा रही है, देन ऑल्सो वो क्या है, लिविंग्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और हमें जो हमारी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है म्यूल का। ठीक, म्यूल को हम जानते हैं हाइब्रिड एनिमल है ये। किसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, मेल डोंकीज फीमेल हॉर्स का। ठीक है, देन फर्दर म्यूल्स के बाद में आपका वो वर्कर बीज जो होती हैं। ठीक, हनी बीज की जो हाइव होती है वहाँ 3 टाइप्स की बीज होती हैं, क्वीन बी, मेल जो ड्रोन होता है, उसके अलावा वर्कर बीज। तो वर्कर बीज में भी क्या है, स्टेरिलिटी पाई जाती है, ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भले डोंकीज एंड हॉर्स के हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं, डोंकीज सेपरेटली कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, हॉर्सेस सेपरेटली कैपेबल है, बट जो इनका ये हाइब्रिडाइज ऑर्गेनिज्म बनता है म्यूल, ये नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में कंसीडर करते हैं। फर्दर यहाँ पर हमें कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, तो शॉर्ट में हम लोग उसको भी एक बारी देख लें। हालांकि एसेक्सुअल हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, बट इनके टाइप्स में थोड़ा सा हम सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स कंसीडर कर लें। फर्स्ट टाइप हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, फिजन। ठीक है, फिजन में 2 टाइप के फिजन देखने के लिए मिलते हैं। बाइनरी, जहाँ पर पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, और डिवाइड होकर के वो 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा हो।
एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो और वो डिवाइड होकर क्या कर रहा हो, 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म कर रहा हो, तो ऐसा जो सिचुएशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बाइनरी फिजन। ठीक है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और पेरेंट का ऑर्गेनिज्म अगर ब्रेक डाउन होकर के क्या हो रहा है 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो हम लोग लेते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे बैक्टीरियाज, ठीक है, यानी कि हमारे जो प्रोटोजोआन्स की कैटेगरी है, हाँ प्रोटोजोआन्स या प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, प्रोटोजोआन्स के नहीं, प्रोटिस्टा के जो मेन मेंबर्स हैं, उनमें बेसिकली क्या पाया जाता है, बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलती है। फिजन में ही दूसरे टाइप का फिजन हम लोग लेते हैं तो वो कहलाता है मल्टीपल फिजन, जहां पर क्या हो रहा हो, एक हमारी सपोज करें कोई सिंगल सेल है, ठीक, मल्टीपल फिजन में क्या करना है, बेसिकली होना क्या है कि पेरेंट का ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होकर के एक से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मल्टीपल फिजन का जो हम बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम एक्चुअली क्या है हमारा मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि ये मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देन अगर हम कंसीडर करें कि ये प्लाज्मोडियम है, तो जब इसकी अनफेवरेबल सिचुएशंस आएंगी, अनफेवरेबल सिचुएशन में ये क्या करता है, अपने बाहर एक कवरिंग बना लेता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, बिकॉज सिचुएशन क्या है इसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और इसके अंदर जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मोडियम, अगर मान लें ये हमारा प्लाज्मोडियम है ये, तो ये क्या करता है, पहले इनमें क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस सिंगल से क्या है डिवाइड होकर के बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम इसके अंदर बन जाते हैं, और इनकी जो आउटर कवरिंग हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसको जनरली बोला जाता है सिस्ट। फर्दर जब इनकी फेवरेबल सिचुएशन आती है तो ये क्या होती हैं, इनकी सिस्ट का ब्रेकडाउन, और ये जितनी भी डॉटर सेल्स थी इसके अंदर वो क्या है एनवायरनमेंट में या जहाँ पे भी इनके लिए मेन प्रॉपर सिचुएशंस प्रेजेंट होंगी वहाँ पर ये जाकर स्प्रेड हो जाएंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करेंगे। तो फिजन का ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। फिजन के बाद हम लोग सेकेंड लेते हैं यहाँ पर बडिंग, और बडिंग में हम लोग 2 तरीके की बड्स देखते हैं। एक हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक्सोजीनस टाइप की बडिंग, ये चीज़ें हमारी कुछ थोड़ी बहुत 12th में भी है, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। एक्सोजीनस एंड यहाँ पर एंडोजीनस बडिंग। ठीक है, एक्सोजीनस यानी कि अभी तक जो कॉमनली बडिंग में पाया क्या जाता है, जो उनकी बॉडी सरफेस होती है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बड। ठीक है, और यही बड जब प्रॉपरली डेवलप हो जाती है तो डेवलप होने के बाद में पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है। तो एक्सोजीनस टाइप की बडिंग हमें देखने के लिए मिलती है कॉमनली। हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल यीस्ट। ठीक, ये एकमात्र यूनिसेलुलर फंगस है। इसके बाद हम लोग लेते हैं हाइड्रा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हम देखते थे, यहाँ पर जो बड फॉर्मेशन होता था वो जनरली क्या है, ये जो पेरेंट है उसकी बॉडी के ऊपर आउटर सरफेस से ही ग्रो करना शुरू करता है। इस वजह से बडिंग और हाइड्रा और यीस्ट हमारा क्या हो जाता है, एक्सोजीनस बडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरीके से यीस्ट हम लेते हैं, तो अगर ये यीस्ट है तो यीस्ट की बाहर की जो बॉडी है या उनकी सेल का जो बॉडी की कवरिंग है उनमें क्या होता है, आउटग्रोथ फॉर्म होना स्टार्ट होती है, और जब मैच्योरिटी हो जाती है इस आउटग्रोथ की तो वो क्या है, ब्रेक डाउन होकर के डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती है या डॉटर यीस्ट का फॉर्मेशन करती है। एंडोजीनस बडिंग की अगर हम बात करेंगे तो एंडोजीनस बडिंग यानी कि बॉडी की जो इनर कवरिंग या इनर वॉल है या बॉडी में कहीं इनर साइड पे जो हमारी बड का फॉर्मेशन होना है वो हमारा कहलाएगा एंडोजीनस बडिंग। और एंडोजीनस टाइप की जो बडिंग है वो पाई जाती है आपकी स्पॉन्जिला में। ये एक तरीके का फ्रेश वाटर स्पंज है।
ठीक। और यहाँ पर जो बड बनती है, अब उसको हम बड नहीं कहते हैं, बल्कि क्या नाम दे देते हैं, इनकी जो बड होती है उसको हम नाम देते हैं जेम्यूल्स। ठीक, ये भी हमारे 12th में इसका स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है। बाकी हम देख लें, स्पॉन्जेस में हम जानते हैं कि कुछ इस तरीके से आउटर एंड इनर बॉडी वॉल पाई जाती है और फिर इनकी ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, ऑस्कुलम, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसमें जो भी प्रेजेंट है। मान लेंगे हमारे कोई स्पंज की बॉडी है जिसका ये इनर बॉडी, आउटर बॉडी वॉल है, ये इनर बॉडी वॉल है। तो जो इनर बॉडी वॉल होती है, उस इनर बॉडी वॉल की सरफेस पे क्या है, हमारी पाई जाती हैं कुछ बड्स। इन बड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। ठीक है, और अगर इस जेम्यूल का, अगर जब भी अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरीके की बड का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल सिचुएशंस आती हैं, तब ये बड्स क्या होती हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती हैं इन ओपनिंग्स के थ्रू। ठीक, इसका स्ट्रक्चर अगर हम कंसीडर करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं जेम्यूल। और ये क्या है, हमारा एंडोजीनस टाइप की बडिंग का एग्जाम्पल है। ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल। ठीक, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ठीक है, फर्दर यहाँ पे कुछ स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पॉन्जेस का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इन स्पॉन्जेस को, अरे ये इन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्पिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी स्पिक्यूल्स, ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा जेम्यूल्स का। और ये जेम्यूल्स किसका एग्जाम्पल है, हमारा एंडोजीनस टाइप की बडिंग का एग्जाम्पल है। देन हम लोग थर्ड यहाँ पर देखते हैं, रिप्रोडक्शन की जो थर्ड टाइप की प्रोसेस है उसका नाम होता है आपका, हमने क्या लिया अभी तक, बडिंग ले लिया, फिजन ले लिया। फिजन बडिंग के बाद जो थर्ड आता है वो होगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होनी है और ईच फ्रैगमेंट से क्या होना है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा फिलामेंटस एल्गीज। ठीक, एग्जाम्पल फिलामेंटस एल्गीज होती हैं। देन फर्दर बहुत सारे तरीके के आपके जो मॉसेस होते हैं, उन मॉसेस में हम एक स्ट्रक्चर अभी अगर नहीं स्टडी किया है तो आगे हम लोग करेंगे, यहीं पर प्लांट का जब पूरा किंगडम देखेंगे। प्रोटोनिमा फॉर्म होते हैं। ठीक है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, या कुछ फंजाइज में भी क्या है, हमें इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। फिलामेंटस एल्गीज में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमको अभी तक बताया गया है वो बताया गया है स्पाइरोगाइरा का। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फ्रेगमेंटेशन के जस्ट बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, बॉडी में कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जनरली इस तरीके की एक्टिविटी भी क्या है, हमारी अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जब भी सिचुएशन फेवरेबल आती है वो क्या करेंगे, स्पोर्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन की एक्टिविटी कुछ बैक्टीरियाज में पाई जाएगी। ठीक है, और स्पोरुलेशन हमारा प्लाज्मोडियम में भी जिस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो भी स्पोर फॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन में हाँ हमें सबसे कॉमन जो पढ़ाया जाता है दिस इज राइजोपस। ठीक है, स्पोर्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, इससे कंसीडर नहीं करेंगे। राइजोपस में दो तरीके के स्पोर्स नहीं होंगे, एक ही तरीके का होगा। ठीक है, राइजोपस में नहीं, बट जनरली जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मोटाइल वाला स्पोर जो कि मूव कर सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग जू स्पोर्स। जू एनिमल के लिए यूज होता है और एनिमल में लोकोमोशन प्रेजेंट है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ऐसे कोई स्पोर्स बनते हैं जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स
को जूस्पोर्स भी बोलते हैं, और जूस्पोर कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, एक एग्जाम्पल है एल्गीज में क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट के लिए क्या है, इनमें फ्लैजेला पाया जाना है, और फ्लैजेला की मदद से ही ये अपना लोकोमोशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। देन इसी तरीके से नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक, नॉन मोटाइल में 2-3 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको फंगस में पढ़ने हैं इन स्पोर्स के, बट ऐसे देख लें तो एक एग्जाम्पल है अप्लैनोस्पोर, इनको अप्लैनोस्पोर, जैसे इनको जूस्पोर्स कह रहे हैं, उसमें नॉन मोटाइल में एक कैटेगरी है अप्लैनोस्पोर्स, यानी ऐसे स्पोर्स जो मूव नहीं कर पाएंगे। फर्दर फिर हमें एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन सा जो दिया जाता है कोनिडिया का फॉर्मेशन, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है पेनिसिलियम में। ठीक है, तो यहाँ पे भी बॉडी में आउटर ग्रोथ में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। जिस स्ट्रक्चर पे बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियम। इनकी डिटेलिंग अभी हम जब फंगस की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा और डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिफ्थ फिर हमारा एक लास्ट जो टाइप का रिप्रोडक्शन है उसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, और ट्रू रीजनरेशन का जो एग्जाम्पल हमारे में पाया गया है, मतलब जो हमारी बुक में दे रखा है, वो है प्लेनेरिया, जिसको बोलते हो फ्लैट वॉर्म। कुछ इस तरीके की उसकी बॉडी होती है, फ्रेगमेंटेशन के टाइप से ही होता है, बट यहाँ पर जो फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। लाइक अगर इसको देखो तो ये रीजन क्या है, इसके हेड का है, ये क्या है, इसके ट्रंक का है, ये रीजन क्या है, इसके टेल का है। ठीक, रीजनरेशन जो है वो हमारा लिजर्ड्स में या कुछ और ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, जहाँ पर उनकी बॉडी के जो लॉस्ट पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फिर से रीग्रो कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली रीजनरेशन। बट अगर हम रिप्रोडक्शन का मेथड लें तो वो होता है ट्रू रीजनरेशन, यानी कि जो भी ब्रेक डाउन हुए पार्ट्स हैं उनसे क्या होना है, न्यू जनरेशन या नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो हेड से, ट्रंक से एंड टेल से क्या हो जाएंगे, सेपरेट प्लेनेरियाज का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम लोग लेते हैं, ये अभी तक हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज में देखा। अब फोर्थ कैरेक्टर जो अब हम लोग लेते हैं वो लेते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है हमारा, एबिलिटी टू सेंस our environment, our external environment and give respond according to it। ठीक है, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस कर सकना, और सेंस करने के बाद उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने की जो एक्टिविटी होती है, जनरली सिंपली हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी चेंजिंग्स हो रही हैं तो हमें कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगे, और उसके लिए हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करेगी या उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी। तो यही एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है, एक्चुअली कॉन्शियसनेस। ठीक, तो सिंपली अगर हम लिखें तो एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू आर एक्सटर्नल एक्सटर्नल ना लें, बिकॉज कभी कभी क्या है, इंटरनल हमें कॉन्शियसनेस भी देखने के लिए मिलती है। तो एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, देन आर भी हटा दें, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, किसी स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी अगर रिस्पॉन्स शो करती है तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस की कहलाती है। और अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो हमने थोड़ा सा 10th में पढ़ भी रखा है, स्टिमुलस क्या होते हैं, हमारे किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं जिनको हमारी बॉडी क्या कर सके, सेंस कर सके। तो जो स्टिमुलस होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं।
फर्स्ट है आपका फिजिकल टाइप के, देन बायोलॉजिकल टाइप के, देन हम लोग कह सकते हैं केमिकल टाइप के। ठीक है, इस 3 कैटेगरी के स्टिमुलस होते हैं जिसके लिए हमारी बॉडीज क्या करती हैं, या हमारी बॉडी का कोई पार्ट क्या है वो रिस्पॉन्स शो करता है। स्टिमुलस को शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें तो डिटेक्टेबल चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है या बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंजेस इस तरीके के होंगे जिसको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है या किसी भी लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिटेक्ट कर सकती है, वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, स्टिमुलस। और जब इन स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस के लिए हम कुछ टर्म्स यूज कर सकते हैं। दैट कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, अपने एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, हमें जो भी हम इस तरीके का स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं तो उससे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं फीलिंग्स, परसेप्शंस, ये जो टर्म्स हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं एक्चुअली ये सारी क्या हैं, कॉन्शियसनेस से रिलेट करती हैं। ठीक है, फर्दर फिर कॉन्शियसनेस के लिए अगर हम लोग देखें तो कॉन्शियसनेस क्या है, एग्जाम्पल्स में प्लांट्स के लिए ले रहे हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, या इनमें जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाती है, फोटो पीरियोडिज्म कहलाती है। ठीक, फोटो पीरियोडिज्म क्या है, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इन प्लांट्स की जो फ्लावरिंग है एंड फ्रूटिंग है। फोटो पीरियोडिज्म अभी फोटोसिंथेसिस के साथ हम लोग डीप में स्टडी करेंगे, बट फोटो पीरियोडिज्म एक्चुअली क्या है, प्लांट्स की फ्लावरिंग की जो एक्टिविटी है वो क्या करेगी, लाइट के ऊपर या लाइट कितने ड्यूरेशन तक मिल रही है इस बात पर डिपेंडेंट रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। अब कितने आवर्स की लाइट अवेलेबल है प्लांट्स को, इस चीज़ को वो प्लांट सेंस कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसके लिए उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए कुछ सेंसिबिलिटी पाई जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेते हैं सीजनल ब्रीडर्स का। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सीजन से कोई कोरिलेशन नहीं है, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी कभी भी परफॉर्म हो सकती है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनमें क्या है, सीजन के अकॉर्डिंग ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर सीजन में ही पाई जा रही है। तो यानी उन ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ सेंसिबिलिटी पाई जा रही है। ठीक है, फर्दर इसी से कनेक्टेड एक और टर्म हम लोग लेते हैं, ये भी कॉन्शियसनेस से को रिलेट करता हुआ ही है, लिविंग बींग्स का एक प्रॉपर्टी है, इसको बोलेंगे होम्योस्टैटिस। ठीक, होम्यो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, स्टेटस का मतलब सिंपली ले लें कंडीशन से। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है, सिमिलर मेंटेन रखने की कोशिश करता है। यही जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस के लिए ऑर्गेनिज्म में 2 तरीके की एक्टिविटीज पाई जाती हैं। एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बैलेंसिंग ऑफ सॉल्ट्स एंड केमिकल्स। सॉल्ट्स तो नहीं लिखें, केमिकल्स ऑलरेडी हम लिख ही रहे हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं वाटर एंड केमिकल्स। ठीक, जब हमारी बॉडी क्या करती है, वाटर प्लस बॉडी में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनके लिए रिस्पॉन्स शो करती है, उनको बैलेंस करने की कोशिश करती है, यानी कि उनके लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑस्मो रेगुलेशन। और हमारे में जो भी जिस भी तरीके का एक पर्टिकुलर सेटेड एनवायरनमेंट होता है इंटरनल, उसी में
मेंटेन रखने की कोशिश करती है, ये जो हमारा होम्योस्टैटिस की प्रोसेस है। सेकंड क्या है, हमें पाया जाता है थर्मोरेगुलेशन, या किसी भी लिविंग बींग्स में पाया जाएगा थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन अगर हम देखें तो सिंपली नाम में ही है, टेम्परेचर का रेगुलेशन जो होता है वो क्या कहलाएगा, थर्मोरेगुलेशन। और टेम्परेचर के रेगुलेशन का बहुत एग्जांपल हम नॉर्मल सा देख सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, समर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, तब हमारी बॉडी में क्या है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है और टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो रहा है तो हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, शिवरिंग पाई जाती है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ क्या हैं, बॉडी में थर्मोरेगुलेशन के लिए पाई जाती हैं, बिकॉज स्वेटिंग होगी तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो रिलीज होती है, और फर्दर जब इवेपोरेशन की एक्टिविटी होती है तो हमारी बॉडी से वो हीट जो रिलीज हुई है वो एब्जॉर्ब होके एनवायरनमेंट में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी कूलनेस फील होती है। इसी तरीके से शिवरिंग की बात करें तो शिवरिंग में बॉडी की शेकिंग होती है, और शेकिंग में हम जानते हैं कि हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। ठीक है, फर्दर इसी से कोरिलेट करता हुआ एक और वर्ड है, दैट इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन को बहुत डिटेल में नहीं लेके चलेंगे, बट होम्योस्टैटिस के चेंज में हम क्या देख रहे थे कि होम्योस्टैटिस में अपनी सिमिलर इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म था वो, या ह्यूमन बीइंग की बॉडी में हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो वो क्या करता है, कुछ टेम्परेरी चेंजिंग्स करता है। एडाप्टेशन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, यहाँ पे ज़्यादातर जो चेंजिंग्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं। ठीक है, बट एडाप्टेशन भी दो तरीके का पाया जाता है, एक हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक ऑर्गेनिज्म में माइग्रेशन पाया जाना है। चलो माइग्रेशन तो एक सेपरेट एक्टिविटी ले सकते हैं, माइग्रेशन नहीं लेंगे हम, जैसे हाइबरनेशन लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन लेते हैं, समर स्लीप, जो ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्टिंग सिचुएशन में डाल देते हैं ताकि उनकी बॉडी से हीट लॉस ना हो, वो एक्टिविटी एस्टिवेशन कहलाती है। पाई जाती है कुछ, सारी नहीं, कुछ फिशेज में, स्नेल्स में। ठीक, हाइबरनेशन जो है वो हमारे ज़्यादातर विंटर या पोलर रीजन में रहने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जैसे कि पोलर बियर्स ले लें हम। ठीक है, इसी तरीके से एक एक्टिविटी पाई जाती है डाइपोज, ये पाई जाती है आपका जू प्लैंक्टॉन्स में। जू प्लैंक्टॉन्स जब इनएक्टिव फेज में जाते हैं तो इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, डाइपोज। ठीक, और जब इनकी फिर से फेवरेबल सिचुएशन आ जाएगी तो ये क्या करेंगे, अगेन अपनी जो नॉर्मल प्रोसेसेस है उनको स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म टाइप का अडाप्टेशन है, बट कई बार हमें लॉन्ग टर्म्स में अडाप्टेशन देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल में जितने भी हम लोगों ने देखे हैं, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट एनिमल, पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स जो भी हैं, इनकी बॉडी में कुछ बहुत सारे ऐसे परमानेंट चेंजेस पाए गए हैं जो कि क्या हैं, आपका परमानेंट हैं, जो उनको वहाँ पर सस्टेन या मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी एडाप्टेशन बहुत ज़्यादा डिटेल टर्म है तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमारा एक लास्ट हमने यहाँ पर क्या लिया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिंपली सेल में किस तरीके का अरेंजमेंट पाया जाना है, किसी लिविंग बीइंग में सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, यही हमारा कहलाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक बेसिक जो हायरार्की है वो पाई जाती है, सेल्स होती हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है या तो वो सिर्फ सेल का बना हुआ हो, ठीक, सेल्स का ग्रुप अगर बनता है तो वो फिर क्या कहलाता है, हमारा टिश्यू। कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए मिलता है कि टिश्यूज के भी ग्रुप बने हैं, बट ऑर्गन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, माउथ वगैरह डेवलप नहीं पाया जा रहा है, पर टिश्यूज के कुछ ग्रुपिंग्स पाए जाते हैं, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बनता है ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बन जाता है हमारा
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमें यही देखना है कि ऑर्गेनिज्म जो भी कोई भी लिविंग बीइंग है, अच्छा ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स है। डिफाइनिंग इसलिए है कि हमेशा इन्हीं जो हमें एक हायरार्की दिया, एक प्रॉपर सिस्टम दिया है, इन्हीं में से किसी ना किसी लेवल पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, या तो कोई ऑर्गेनिज्म सेल के लेवल पे हो सकता है, यानी कि सिंगल सेल का बना हुआ हो सकता है। अगर मल्टी सेलुलर है तो हो सकता है वहां पर टिश्यूज हो, ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो, सिर्फ ऑर्गन का डेवलपमेंट हो, सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो, बट जो भी होगा वो इन्हीं में से एक लेवल को फॉलो करेगा, इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स में क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि सेल्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। इसके अलावा हम इसी से रिलेट करके 2 टर्म्स और लेते हैं जो हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव प्लस कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ठीक, इसी तरीके से यूकैरियोटिक मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस। ठीक, तो प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस में सिंपली क्या पाया जाता था, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी वो एब्सेंट होती थी, और जितने भी तरीके के डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं सेल ऑर्गेनल्स में, जितने भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते थे, जबकि ये सारे स्ट्रक्चर यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस प्लस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें क्या हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि इनमें दोनों में से एक ही कैटेगरी पाई जाएगी। ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हो सकता है या यूकैरियोटिक। इसी तरीके से लेवल पे देखें तो सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू लेवल का, टिश्यू सिस्टम व्हाटएवर, बट इन्हीं में से रहेगा। ठीक है, और हमेशा ऑर्गेनिज्म बनेगा किससे, सेल से ही बनेगा। सबसे जो स्मॉलर उसकी यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, इससे पहले हमने जस्ट क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। हाँ, कॉन्शियसनेस जो हम देख रहे थे, कॉन्शियसनेस में डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग मेंशन करना भूल गए थे। तो कॉन्शियसनेस भी हमेशा लिविंग बीइंग्स के लिए क्या रहेगा, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ रहेगी, बिकॉज कॉन्शियसनेस की जो एक्टिविटी होती है वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है, नॉन लिविंग्स में कॉन्शियसनेस हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर कुछ एक स्टेटमेंट है, लाइक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक स्टेटमेंट हमारी बुक में दे के रखा है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स but surely living reactions। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी हम देखते हैं, वहाँ पर जो सेल हम लेते हैं उनको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, बट जो परफॉर्म होने वाली रिएक्शंस होती हैं उसको हम लोग क्या लेते हैं, मेटाबॉलिज्म लेते हैं। इसके अलावा एक हमारा टर्म था रिप्रोडक्शन से रिलेट करके, सॉरी ग्रोथ से रिलेट करके। तो ग्रोथ में अगर हम देखें तो एक्सक्लूसिव growth and reproduction are synonyms spelling। यानी जितने भी तरीके के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पर क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेल डिवीज़न की एक्टिविटी के थ्रू होता है। इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, सिमिलर हो जाएंगे, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे जो हमें मेनली कंसीडर करने हैं। इसके अलावा हमें एक दिया हुआ है कंडीशन ब्रेन डेड पीपल का, ठीक, कि ब्रेन डेड पीपल लिविंग में आएंगे या नॉन लिविंग में, तो ये लिविंग कंसीडर किए जाएंगे जस्ट बिकॉज वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कॉन्शियसनेस भले ही वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए अवेयर नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट उनको जो भी मेडिसिन दी जाती हैं उसके लिए उनकी बॉडी थोड़ा बहुत कुछ रिएक्ट करती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पर क्या है, केमिकल कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलती है या केमिकल्स के लिए वो रिस्पॉन्ड शो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्रेन डेड पीपल को भी हम लोग लिविंग में कंसीडर करेंगे क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी या केमिकल के लिए रिस्पॉन्ड करने की एक्टिविटी पाई जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे टैक्सोनॉमी, फर्दर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, और हम कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।